वो एक गोरख पांडे की कविता है कि वो डरते हैं, वो इस बात से डरते हैं कि एक दिन ये लोग डरना बंद कर देंगे। इस बात से वो डरते हैं। आज मैं यहाँ आया तो कुछ उसी तरह की खबर मिली कि हमें गांव के नजदीक का, बाजार के नजदीक का मैदान नहीं मिला। किसी प्रधान ने इनकार कर दिया, तो सड़क के इस मैदान में हमें जगह मिली। रास्ते में देखा तो पुलिस वाले आड़े तिरछे सड़क पर खड़ा होकर के आम लोग आ ना पाए उनको ये झांसा दे रहे हैं कि वो लोग इधर घुसे नहीं। दिल्ली में अभी 24 जुलाई को किसान संसद जब लगी थी, पहला दिन था, तो 4 बसों से 200 किसानों को, जिनका पास बना था, मैं भी उसमें एक था, आधार कार्ड लेकर के, फोटो लेकर के, आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ था, गले में हम लोग लगाए हुए थे, 4 बस में भर करके दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से बीच दिल्ली में जंतर मंतर लाया जा रहा था। और उन चारों गाड़ियों को कम से कम पुलिस की 100 गाड़ियों ने घेर रखा था, मोटरसाइकिल, जीप, बस तमाम से। और उस दिन बताएं, दिल्ली में 30,000 पुलिस लगाई गई थी। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी, लग रहा था जैसे 200 आतंकवादियों को घेर करके हम ले जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही इस नंदुरबार के इलाके में बनाने की कोशिश की गई। हम कहना चाहते हैं कि एक राजनीतिक खेल है। उस दिन भी हमें 2 बैरिकेड के बीच में रख दिया गया, प्रेस वालों को रोक दिया गया कि प्रेस वालों को नहीं जाना है, अपने बोलिए, अपने सुनिए। हम लोगों ने धरना दिया, विरोध में प्रस्ताव पास किया, पत्रकारों ने धरना दिया, देश भर के पत्रकार वहां थे, टीवी लेकर के, कैमरा लेकर के। बाद में गेट खुला और सारे मीडिया के लोग आए, फिर पुलिस के लोग भी आए, हमारा लंगर में खाना भी खाया। तो अभी फिर हम अपील कर रहे हैं कि बहुत देर से आप सड़क पर खड़े हैं, आप भी आके बैठिए, बात सुनिए। कोई यहाँ पर अलग बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है, देश की किसानी की बात हो रही है, देश की खेती की बात हो रही है। और ये सब आपके अपने लोग हैं। जो सड़क पर भी जो लोग हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप सभा में चले आइए। ये सब जो बाजरा की खेती है, ज्वार की खेती है, ये ईख लगा हुआ है, उसी को यही लोग तो लगाते हैं। इसी से तो ये हरियाली है। इसे दूर मत खड़ा रहिए, वो है ना, अपनों से न रहिए दूर दूर, आ कदम से कदम मिला। तो आप आकर के यहाँ बैठे, बात हो रही है। दिल्ली में भी बात है। बॉर्डर पर जवान कौन है? हमारे बाल बच्चे हैं, किसानों के बाल बच्चे हैं। और देश में जो संकट पैदा किया जा रहा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, आजादी में बड़ी तादाद में लोग कुर्बान हुए। किस बात के लिए कुर्बान हुए थे? 1857 में आजादी की पहली जंग छिड़ी, झांसी की रानी शहीद हुई, कुंवर सिंह शहीद हुए, नाना साहब तात्या टोपे ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी। ये महाराष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन की भी एक बड़ी धरती है। हमारे यहाँ आप महान बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं। बिरसा 1900 में हुए, लेकिन 1845-46 में, 1857 के करीब 8-9 साल पहले संथाल हूल विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। 10,000 संथाल आदिवासियों ने, जिसके नेता थे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, और उनकी बहन थी फूल झानो, तीर से लेकर के लड़ाइयां हुई। आदिवासी थे और मोर्चा लिया, भागलपुर कमिश्नरी को कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया, और पूरा वो बीरभूम का इलाका, वो संथाल परगना का इलाका
1857 की जो आजादी की लड़ाई छिड़ी, उसके पहले उसी ने एक प्रेरणा दी थी, उसी लड़ाई ने ताकत दी थी। तो किस बात के लिए लड़ाइयां हुई थी? बहुत लंबी लड़ाई चली, 200 साल तक अंग्रेजों से हम जूझे। लड़ाई तो इसी बात के लिए न हुई थी कि जब देश आजाद होगा तो मजदूरों के हक में, किसानों के हक में, आदिवासियों के हक में, महिलाओं के हक में, सबके लिए कानून बनेंगे, सबको एक बढ़िया समाज बनाने की तरफ ले जाया जाएगा, समता मूलक समाज बनाया जाएगा। एक जमाने में एक बात थी कि एक चपरासी का वेतन और एक राष्ट्रपति के वेतन में एक समानता होगी, एक अनुपात होगा। धीरे धीरे इस अनुपात को और ठीक किया जाएगा, ये गैप को कम किया जाएगा, अमीरी और गरीबी की खाई को धीरे धीरे पाटा जाएगा। बात ये थी, बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि ठीक है कि हमने हर आदमी को एक वोट का अधिकार दे दिया, तो यहाँ पर तो समानता हो गई, लेकिन इसके बाहर पूरा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषमता है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़के ही समानता की स्थापना होगी। अभी क्या कर दिया इन लोगों ने? अभी एक मजदूर को 2000 रुपया में चाहिए, लेकिन उसका मैनेजर का वेतन अगर बढ़िया रहा तो 2 करोड़ रुपया भी कर सकते हैं। तो असमानता की खाई को और बढ़ाया जा रहा है। और यही मैं कह रहा हूं कि रोज रोज जो नीतियां बन रही हैं, मोदी जी के आने के बाद तो और भी लग रहा है कि हम छले गए, हमारे साथ धोखा हुआ, गरीबों के साथ धोखा हुआ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ, हमारे खिलाफ नीतियां बन रही हैं। जो मुनाफा वाले हैं, जो कॉर्पोरेट है, पूंजीपति हैं, उनको ही बैंक का लोन दिया जाएगा, उनके लोन को बैंक लोन का करके उसको माफ कर दिया जाएगा। हर साल हजारों करोड़ रुपया वो लाभ कमाएंगे और फिर कहेंगे कि अब हमारी पूंजी बड़ी हो गई है, पिछला साल थी 1.5 लाख करोड़ की, तो इस बार हो गई है 2 लाख करोड़ की। तो पुराना ही कारोबार से हमारा काम नहीं चल रहा है, अब हमें नया कारोबार चाहिए, अब हमें रेल भी दे दो, अब हमें हवाई जहाज भी दे दो, अब हमें टेलीफोन भी दे दो, अब हमें सब सरकारी कंपनी वो दे दो। और अब कहाँ पहुंच गए हैं? अब हमें जंगल भी दे दो, अब हमें जमीन भी दे दो। बात यहाँ पहुंच गई है। हम कहाँ जाएं? इस देश का आदिवासी किसान कहाँ जाए? इस देश का किसान कहाँ जाए? इस देश के मजदूर कहाँ जाएं? हम दूसरे देश में चले जाएं? वो अभी तो देखा हुआ नहीं है। इस देश को हमने लड़ करके आजाद किया था, राजाओं से मुक्त करके एक लोकतंत्र बनाया था। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाएंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, एक वोट के जरिए जो चुना जाएगा उसका नेता जो है देश का प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा और इसके पक्ष में फैसला लेगा, वो राजा नहीं होगा। लेकिन मोदी राज में हम देख रहे हैं कि नीतियां पहले बन रही हैं अंबानी और अडानी के घर में, मोदी के घर में बाद में वो बन रहा है। एक नारा जो चल रहा है, हम दो हमारे दो, तो हमने कहा कि हम दो पहले किसको कह रहे हैं आप? मोदी अंबानी अडानी को नहीं चला रहे हैं, हम दो हैं अंबानी अडानी और उनके दो हैं मोदी, अमित शाह और मोदी, उनके हैं ये नीतियां पहले उनके यहाँ बनती हैं, वो पास करके देते हैं कि अब जहाज का निजीकरण कर दो, अब पेट्रोलियम गैस का निजीकरण कर दो, रसोई गैस का निजीकरण कर दो, और सरकार उस पर दस्तखत करती है, प्रधानमंत्री उस पर दस्तखत करता है कि हाँ ठीक है। इसीलिए अब फिर से देश में एक बड़ी लड़ाई की जरूरत आ गई है।
जो लड़ाई हम अंग्रेजी राज में लड़े थे, लगता है कि फिर वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बात यहाँ है, सरकार कह रही है कि ये 3 कानून पर किसान जिद पर अड़े हुए हैं। हमने कहा कि जिद किस बात की है? हमारे घर में डाका डालने आए हो तो हम अपने घर को बचाए नहीं और कह रहे हो कि हम ही जिद पर आए हैं। ये तीनों कानून जानिए आप भी, आप जान रहे हैं तभी इतनी बड़ी तादाद में है। और आप यहाँ से जो आवाज दे रहे हैं, ये आवाज पहुंच रही है पंजाब तक, ये आवाज पहुंच रही है हिंदुस्तान के कोने कोने में। हम दिल्ली का संदेश लेके आपके पास आए थे, लेकिन यहाँ से आपका संदेश लेके हम लौटेंगे दिल्ली। सुदूर महाराष्ट्र के सुदूर गांव में रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, वे देश के किसान आंदोलन की एक एक धड़कन से परिचित है, ये बताए नहीं। आप उससे जुड़े हुए हैं। 9 महीना जो लड़ाई चली है, अब 10 महीना पूरा होगा 26 तारीख को। आप एक एक उसकी धड़कन से परिचित हैं। कब सरकार ने लोहा का कील ठोका है, कब लाठियां चलाई हैं, कब सर फाड़ने के लिए कहा है, ये सारी घटना से आप परिचित हैं। ये कानून क्या है? एक कानून है कृषि उपज वाणिज्य व्यापार सुविधा संवर्धन कानून। इस कानून के जरिए वो सरकारी खरीद सिस्टम को खत्म कर देना चाहते हैं, सरकारी मंडी को खत्म कर देना चाहते हैं। जो हर साल सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और उसमें खरीदने का कानून बना हुआ है, इसको खत्म कर देना चाहते हैं। अभी भी हमारी मांग है कि अभी भी सब खरीदते नहीं हो, धान गेहूं खरीदते हो लेकिन बाजरा नहीं खरीदते हो, ज्वार नहीं खरीदते हो, मक्का नहीं खरीदते हो, सोयाबीन नहीं खरीदते हो, सारी फसलों की खरीद करो। हमारी मांग ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों की तमाम उपज को, और केवल जमीन रखने वाले किसान से नहीं, अगर पट्टे पर जो खेती करते हैं, बटाई पर जो खेती करते हैं, उनकी भी उपजी हुई फसल अगर वे बेचना चाहते हैं तो उनको सरकारी रेट पर खरीदो। ये हमारी मांग है, ये देश के किसान आंदोलन की मांग है। लेकिन वे अब कह रहे हैं कि नहीं, अब हम जो भी खरीदते थे वो भी नहीं खरीदेंगे, अब प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी। नया कानून वो यही बना के ले आए। अब अंबानी और अडानी खरीदेंगे। हमने कहा कि ठीक है वे खरीदें, तो एक काम करिए, जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं उससे कोई व्यापारी नीचे न खरीदे। अगर खरीदेगा तो उसको कानूनी सजा मिलेगी। ये कानून बना दीजिए। तो इस पर भी तैयार नहीं है। वे असल में जब किसान के हाथ में फसल रहे तो भाव गिरा दो, औने पौने ले लो और फिर गोदाम में जितना चाहे भर लो और उसके बाद महंगा बेचो। यही वो करना चाहते हैं। वे अनाज पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, उसको तिजोरी में बंद कर देना चाहते हैं, ताला बंद कर देना चाहते हैं अनाज पर, ताकि आप भूख से तड़प करके मरिए। अब इसी के साथ दूसरा कानून बना लिया है, जिस पर नथ जी ने आपको बताया, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया है। दूसरा कानून ये है, अब वो कह रहे हैं कि तेलहन दलहन आलू प्याज आवश्यक वस्तु नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मन में आएगा उतना लाखों टन आलू ये जमा कर लेंगे। इन पर कालाबाजारी का, जमाखोरी का केस नहीं चलेगा। यही इस कानून में कर रहे हैं। प्याज खरीद लेंगे 2 रुपये 1 रुपये किलो, और जब स्टॉक में जमा कर लेंगे लाखों टन, अभाव हो जाएगा तो 150 रुपये किलो बेचेंगे। आलू 125 रुपये किलो बेचेंगे। यही है दूसरा कानून।
और तीसरा कानून है ठेके पर खेती वाला। ये मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर सशक्तिकरण और संरक्षण कानून 2020 है। इसके जरिए अब खेती में कंपनियां आ रही हैं। अब अंबानी, अडानी और बड़े बड़े देश की कंपनियां खेती में आएंगी। वो 5000 एकड़ पर, 10,000 एकड़ पर, 1000 एकड़ पर खेती करेंगी। सरकार नारा दे रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, एक जिला में एक ही फसल, ये नारा दे रही है। तो जब कंपनियां जमीन पर खेती करेंगी तो ये किसान कहाँ जाएंगे, ये बटाईदार कहाँ जाएंगे, ये पट्टेदार कहाँ जाएंगे? उनको तो खेत मिलेगा नहीं। तो इसीलिए वो खेती पर जो अधिकार है किसान का देश में, उसको छीन लेना चाहते हैं। और पंजाब के किसानों ने मुंह फेंक लिया है कि खेती हमारी है, हम खेती नहीं लेने देंगे। यही सवाल है। आप खेती छीनने दीजिएगा? बोलिए जोर से। तो कानून वापस लो, तीनों कानून वापस लो। ये महाराष्ट्र भी कह रहा है, ये महाराष्ट्र के जंगल भी कह रहे हैं, ये गरीब मजदूर भी कह रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर सरकारी खरीद नहीं होगा, FCI गोदाम नहीं रहेगा, तो कल की तारीख में गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं, जिनको राशन मिलता है, वो राशन बंद हो जाएगा। BPL परिवारों को राशन नहीं मिलेगा। ये अंबानी और अडानी से 300 रुपये किलो चावल खरीद करके गरीब को 3 रुपये किलो और 5 रुपये किलो नहीं मिलेगा। आंगनबाड़ी में जो पोषाहार योजना चलती है बच्चों के लिए, वो बंद हो जाएगी। सरकारी स्कूल जिसमें अब केवल गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें जो मध्याह्न भोजन योजना है, जिसको अंग्रेजी में मिड डे मील कहते हैं, वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये कानून केवल किसानों के लिए नहीं है, ये गरीबों को भूख से मारने वाले हैं। इन्होंने एक और फैसला लिया है, आप जान लीजिए। एक फैसला क्या लिया मोदी सरकार के कैबिनेट ने कि चावल, अंगुली पर जोड़ते जाइए, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का, इन 6 अनाजों से इथेनॉल बनाया जाएगा। अब खाने पीने की चीजों से अगर इथेनॉल और शराब बनाया जाएगा तो पूंजीपति तो यही सोचेंगे, इसीलिए गोदाम में अनाज भर लेना चाहते हैं कि दारू वाली फैक्ट्री को चावल बेचने में फायदा है या इधर राशन में बांटने में फायदा है। जहां फायदा होगा वहां बेचेंगे। खाने पीने की चीजों से अगर अखाद्य वस्तु का निर्माण होगा तो भूखमरी बढ़ेगी, चावल की कीमत बढ़ेगी, गेहूं की कीमत बढ़ेगी, बाजरा और जौ की कीमत बढ़ेगी। आप एक बात जाने कि उस देश में फैसला लिया जा रहा है, जो देश भूखमरी की लिस्ट बनाई गई है दुनिया में, 110 देशों की सूची में 94 नंबर पर है। हमारा देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी भूखमरी के मामले में ज्यादा बुरी हालत में है। ये अगर नीतियां लागू होंगी, ये कानून लागू होंगे, तो और बड़े पैमाने पर भूखमरी से मौतें होगी। ये गरीबों को भूख से मार देना चाहते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र नहीं चलेगा, ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। हमारे सामने पीछे हटने की जगह नहीं है। हिंदुस्तान के मजदूरों, किसानों के लिए खेती उसकी जीविका का सबसे प्रधान साधन है। और नथ जी ने कहा कि कोरोना काल में सब तो बैठ गए,
अर्थव्यवस्था 23% जीरो से नीचे चली गई। ये खेती थी जिसने 3% का विकास दर दिखाया, इसलिए कि खेती किसान के हाथ में थी, मजदूर के हाथ में थी। खेती ने थोड़ा सा दिखाया विकास, और इस खेती को भी छीन करके वो किन पूंजीपतियों को दे देना चाहते हैं। हमने साफ नारा दिया है, खेत खेती किसान की, न कि कॉरपोरेट बेईमान की। साफ यह देश बचाने की लड़ाई है, यह खेती बचाने की लड़ाई है, और केवल मजदूर किसान का मामला नहीं है। हम एलानिया तौर से कहते हैं, इसीलिए सरकार इन बातों को सुनने से शहर वालों को रोकती है कि ये लोग बोलेंगे तो शहर के दुकानदार भी प्रभावित हो जाएंगे, नौकरी करने वाले भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि बात ही वैसी है। ये जब उनके हाथ में चला जाएगा चावल और गेहूं, अंबानी और अडानी के, बाजरा और ज्वार और मड़ुआ, तो उसका भाव 25 रुपये 30 रुपये किलो नहीं रहेगा। वो उनके पैकेट में भाव होगा जो मॉल में मिलता है 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। तो नौकरी करने वाले ज्यादा महंगा न खरीदेंगे खाने के लिए। ये कानून पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करने वाले हैं, और इसलिए हमने सबसे अपील की है कि आप सारे लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, टेम्पू चलाने वाले हैं, शहर में सफाई कर्मी हैं, गांव का मजदूर किसान तो है ही, आप दुकानदार हैं, आप सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले हैं, स्कूलों में जाने वाले हैं। एक दिन आप भारत बंद करिए 27 को, एक दिन भारत बंद करिए 27 को, और पूरा देश में ये संदेश जाए कि मोदी जी देख लीजिए, आप कहते थे कि ये लड़ाई पंजाब और हरियाणा की है, तो लड़ाई अब देश भर में फैल गई, एक एक घर में लड़ाई पहुंच गई है। ये देश हमारा है, इस गुमान में मत रहिए कि देश को अंबानी अडानी के उंगली के इशारे पर नचाते रहेंगे और पूरा देश नाचेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सवाल, इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि पूरा अभी से 27 तक और उसके बाद तक भी ये देश को बचाने का सवाल है। बहुत षड्यंत्र रचे गए आंदोलन को तोड़ने के लिए। ये बराबर सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान का नारा दे देंगे, दंगा फसाद कर देंगे, फूट हो जाएगा और देश की सारी संपत्ति को बेच देंगे। यही राजनीति चल रही है। इन्होंने किसान आंदोलन में भी हिंदू और सिख करने की कोशिश की, पंजाब और हरियाणा को लड़ाने की कोशिश की, बॉर्डर पर दंगा करने की कोशिश की, लेकिन किसान आंदोलन ने सब कुछ को फेल कर दिया और आंदोलन बढ़ रहा है। और जो कह रहे हैं काकुस्ते जी कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये तो एक बात है ही, लेकिन दूसरी एक बात भी है कि अगर कानूनों की वापसी नहीं होगी तो मोदी की सत्ता की वापसी होगी। यह बात भी है। अगर आपने इन कानूनों को वापस नहीं लिया और हमें 2024 तक लड़ना पड़ गया, किसानों का तो संकल्प है। अब जब हमने 10 महीना काट लिया, हर सीजन काट लिया, जाड़ा गर्मी बरसात सब बॉर्डर पर, तो अब हम अपना झोपड़ी भी थोड़ा बरियार बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, आराम से अब चलना है। अब 20 किलोमीटर का दौड़ दौड़ना है। पहले हम 200 मीटर वाला दौड़ तेजी से दौड़ रहे थे, अब दम साध करके पूरा तैयार होकर के लड़ाई चल रही है। अब देश भर से रसद पानी जाना चाहिए, पैसा चंदा जाना चाहिए घर घर से। ये आजादी की लड़ाई है। देश में कंपनी राज चलेगा कि मजदूर किसान राज चलेगा, सवाल इसका है। जैसे आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने कहा था कि औरतें गहना दे दें, जो घर में है दान करे, फिर वैसा माहौल बनता हुआ जा रहा है।
हमारा लंगर नहीं बंद होना चाहिए दिल्ली के बॉर्डर पर, एकदम नहीं। और 24 तक लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और जैसे बंगाल हरा रहा है, उत्तर प्रदेश हराएंगे और पूरा देश में भाजपा को हरा करके एक नया किसान पक्षीय सरकार बनाने की तरफ हम बढ़ेंगे। इस बात का संकल्प है। इसलिए आप भी घरों में इसकी चर्चा कर लीजिए, प्लानिंग बना लीजिए। बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। आपने तो इस आंदोलन को हर संकट में उबारा। बॉर्डर पर जब जब संकट आया है, हजारों महिलाएं हरियाणा की पहुंची हैं, मुक्का बांध करके, मुट्ठी बांध करके नारा लगाते हुए। हिंसा वो करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। हमें आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। और सर फाड़ दो, इसका ऐलान उनका अफसर करता है। कितना शांतिपूर्ण आंदोलन दुनिया में कभी हुआ है क्या? 10-10 महीने का सड़क पर सोए हुए हैं लोग, जाड़ा गर्मी बरसात सब झेल रहे हैं। 600 लोग मर गए और फिर भी धीरज बनाए हुए हैं। कोई हिंसा नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, गुरबानी पढ़ी जा रही है। देश के तमाम सांस्कृतिक टीमें हिंदुस्तान भर की जा रही हैं, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से। मोदी जी को एक बात के लिए जरूर हम लोगों ने धन्यवाद दिया है कि खेती पहले राज्य का विषय थी। महाराष्ट्र वाले बंबई में प्रदर्शन करते थे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, बिहार वाले पटना में प्रदर्शन करते थे बिहार सरकार के खिलाफ खेती की कानूनों पर। लेकिन इन 3 कानूनों को ला करके मोदी जी ने हिंदुस्तान भर के किसानों को एक कर दिया है। इसके लिए मोदी को धन्यवाद जरूर देते हैं। कि आज अगर दिल्ली में किसान नेताओं का आंसू बहता है, तो केरल के किसान के आंख में भी आंसू रहता है। तो ये लड़ाई चलेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन देश बना रहा, सबकी आशाओं का केंद्र हो गया है। जो आदिवासी जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि किसान आंदोलन पर ही भरोसा है। जो ट्रेड यूनियन के लोग, जो मजदूर, जिनके खिलाफ श्रम कानूनों में बदलाव करके 4 श्रम कोड लाए गए और कह दिया गया कि अब उसी मजदूरी में 8 घंटे नहीं 12 घंटा काम करना पड़ेगा, वे भी समझते हैं कि किसान आंदोलन ही हमारी आशा है। ये नौजवान जिनकी नौकरियां छीन ली गई, सारा कुछ बेचने पर मोदी लगे हुए हैं। पढ़े लिखे लड़कों को, पीएचडी किए हुए लड़के लड़कियों को कहे कि पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचने के लिए आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि सरसों तेल तो 200 रुपया किलो हो गया। और सरकार का कानून आ गया कि जितने हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इस पर पकौड़ा बेचना बंद करो, किराया देना पड़ेगा। सड़क के किनारे ठेला नहीं लगा सकते, मूंगफली नहीं लगा सकते। अगर अभी तक आपका ढाबा चल रहा है तो ढाबा को बंद करिए। ये नया नीति और नियम लेकर के मोदी सरकार आ गई। ये अगल बगल की सारी जमीनें कंपनियों को देने जा रहे हैं किराए पर, उनके बड़े बड़े होटल लगेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हर तबके पर एक शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। इनके अंदर में यही बात बैठी हुई है कि बस देश में क्या है, कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, क्षेत्र में बटा हुआ है, कई भाषाएं हैं, इनके बीच में लड़वा दोगे, बस ये लोग फूट जाएंगे। तो हमें कहना है कि हमें इसमें नहीं आना। हमें महान अम्बेडकर के जो संविधान में उन्होंने लिखा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करता, उसी पे रहना, शांति बनाए रखनी है, एकता बनाए रखनी है। जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तो नफरत में जिंदा रहने वाले लोग हैं। और आज से नहीं, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। रोम में सामंतों ने गरीबों को, आदिवासियों को ग्लैडिएटर बना दिया था और ग्लैडिएटरों
को कहा जाता था एक दूसरे को मार डालो। सत्य शोधक शेतकरी समेतता लड़ेंगे जीतेंगे। शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्या, शेतकरी विरोधी काले कानून वापस लो। हम सब